नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। संकट भयावह है, लेकिन देश के लिए आज राहत की कुछ खबरें जरूर हैं। राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है और इसका असर भी दिखने लगा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका के सबसे बड़े विशेषज्ञ ने क्या कहा। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,66,317 नए केस आए, जबकि एक दिन पहले 4 लाख से ज्यादा केस आए थे। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी कमी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,747 लोगों की जान चली गई। एक दिन पहले 4,092 लोग महामारी के शिकार हुए थे। कुछ राज्यों में कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए और 273 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी केस घट रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में 23,975 नए केस आए, जबकि 294 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में नए केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 47,000 से ज्यादा और केरल में 41,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज एक दिन में मिले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 864 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी, तो वहीं कर्नाटक में 482 लोगों ने। देश में कोरोना के केस कम होने के संकेत मिल रहे हैं, तो रिकवरी भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,53,580 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 60,226 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी में भी 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा, तो कर्नाटक में 31,000 से अधिक मरीज एक दिन में ठीक हुए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की पहली बैठक रविवार को हुई। मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, ICMR के DG बलराम भार्गव समेत सरकार से जुड़े कुछ और लोगों को विशेष रूप से बुलाया गया। टास्क फोर्स के सदस्यों ने बैठक में सरकार के इन नुमाइंदों को ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और राजस्थान ने भी आज से 2 सप्ताह के लिए तमाम सख्त उपाय किए हैं, जबकि केरल में 9 दिन का सख्त लॉकडाउन होगा। कर्नाटक में जारी प्रतिबंध भी 24 मई तक लागू रहेंगे। मिजोरम सरकार ने भी आज से 7 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के जाने माने विशेषज्ञ और सरकार के सलाहकार एंथनी फॉसी ने कहा कि अमेरिका में मौत का आंकड़ा सरकार के बताए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। आधिकारिक रूप से अब तक अमेरिका में 5,81,000 लोगों की मौत महामारी से हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टडी के मुताबिक देश में कोरोना से 9 लाख मौतें हुई हैं। अमेरिका के टॉप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन ही कोरोना संकट से निपटने का स्थायी समाधान है। फॉसी ने कहा कि इसके लिए भारत और दुनिया भर में वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक रहा है, ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। केंद्र ने राज्यों को विदेशों से कोरोना से जुड़े सामान खरीदने या डोनेशन लेने की छूट दे दी है। इसके बाद अब राज्यों की सरकारें अलग अलग देशों में अपने देश के दूतावासों के जरिए कोविड रिलीफ मटेरियल हासिल करने के लिए खुद पहल कर सकेंगी। इस काम में केंद्र की भूमिका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदद करने की होगी। क्या चीन को 5 साल पहले पता था कोरोना का रहस्य? क्या चीनी साजिश का हिस्सा है कोरोना वायरस? क्या चीन के जैविक हथियार बनाने के फितूर की शिकार दुनिया हुई है? देखिए टॉप 9 कोरोना अलर्ट। कोरोना वायरस पर चीन की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने बीच 2015 में ही कोरोना वायरस की चर्चा की थी। ये चीनी वैज्ञानिक तब इस वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी दौरान चीन में इस वायरस को कृत्रिम तरीके से इंसानों की बीमारी में बदलने पर बात हुई थी। चीन से लीक तथ्यों के आधार पर जारी इस ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में अननेचुरल ऑरिजिन ऑफ सोर्स शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है कि चीन में तभी इस मैन मेड वायरस को हथियार की शक्ल देने पर बात हुई थी। यही नहीं, इसी जैविक हथियार के बल पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की भी योजना बनाई गई और ये सारी योजना चीनी मिलिट्री साइंटिस्ट ने 2015 में ही बनाई थी। 2015 में ही चीन में रची गई कोरोना साजिश पर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनिंग का कहना है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट बेहद गंभीर चीजों की ओर इशारा कर रहा है। जेनिंग का कहना है कि ये खुलासा बेहद अहम है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि चीनी वैज्ञानिक वायरस के अलग अलग स्ट्रेन के मिलिट्री इस्तेमाल की तभी सोच रहे थे। जेनिंग के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट के बाद यह समझा जा सकता है कि आखिर चीन अपने देश में कोरोना के फैलने की जाँच बाहरी एजेंसियों को क्यों नहीं करने देना चाहता था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने कोविड मरीजों में फैल रहे म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इस बीमारी पर शुरू से ही ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनका कोरोना का इलाज चल रहा होता है। इसके होने पर शरीर की इम्यूनिटी भी घट जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों की जानकारी दी है। आंखों और नाक के पास त्वचा का लाल होना, बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में समस्या, खून की उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव इस बीमारी के लक्षणों में शुमार हैं। केंद्र ने कहा कि मधुमेह और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4000 रैपिड एंटीजन किट बरामद किया गया है। ये बरामदगी गुप्त सूचना के बाद की गई। मामले में संजय और लव कुमार नाम के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। साथ ही पूछताछ के आधार पर अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। इस एंटीजन किट बरामदगी मामले के तार सदर अस्पताल के सेंट्रल स्टोर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों की कहानी सरकारी आंकड़ों से अलग है। बताया जाता है कि हरियाणा के गुरु क्षेत्र में अब तक 200 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनके अपने परिजन और परिवार के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में कोई बीमार हो तो वो अकेला ही पड़ जाता है। यहाँ के गाँव में एक अजीब सा डर है और लोग घबराहट में हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोविशील्ड वैक्सीन चोरी करके बाहर 700 से 800 रुपए में लोगों को लगाने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात युवती है, जबकि दूसरा प्राइवेट पैथ लैब में काम करने वाला युवक है। दोनों के पास से वैक्सीन की करीब 8 डोज भी बरामद हुई है। यूपी के रामपुर में ससुराल में कदम रखने से पहले ही 3 नवविवाहित जोड़ों का चालान कट गया। स्थानीय बिलासपुर रोड पर लॉकडाउन के दौरान सरकारी टीम चेकिंग कर रही थी। तभी शादियों से लौट रही 3 कारों में दूल्हे और दुल्हन के साथ तय गाइडलाइन से ज्यादा लोग सवार थे और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। इन सभी पर कार्रवाई करते हुए ऐसे 3 जोड़ों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। महामारी से जंग बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत लड़ रहा है और जीतकर निकलने के लिए तैयार भी है। भारत को किन किन दोस्तों का साथ मिला और खुद देश में कोरोना को हराने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। इजराइल भारत की मदद के लिए विशेषज्ञों की टीम भारत भेज रहा है। इजराइल की टीम भारत में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में मदद करेगी, जबकि वहां से ऐसे विशेषज्ञ भी आ रहे हैं जो आसानी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की तकनीक बताएंगे। इस बात की जानकारी भारत में इजराइल के राजदूत ने दी। राजदूत रोन माल्का ने कहा कि हम भूल नहीं सकते कि भारत ने महामारी की शुरुआत में हमारी कितनी मदद की थी। भारत में इजरायली राजदूत रॉन माल्का ने कोरोना को लेकर चीन को टारगेट किया है। माल्का ने कहा कि यह वायरस बेहद संदिग्ध किस्म का है। यह बार बार और अलग अलग रूप में आकर चौंका देता है। हम इसकी चपेट में बार बार आ रहे हैं। माल्का ने कहा कि इजराइल ने इस वायरस की 3 लहरों का सामना किया। यह महामारी किसी गलत तरफ इशारा कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान जैसे देश कोरोना के पीछे पहले ही चीन की साजिश की ओर इशारा कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स कोविड रिलीफ सामग्री जुटाने में लगा है। ऐसे ही एयरफोर्स के 2 विमान इंडोनेशिया के जकार्ता से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर विशाखापट्टनम पहुंचे, जबकि एक एयरक्राफ्ट रॉ मटेरियल लेकर फ्रैंकफर्ट से मुंबई पहुंचा। एयरफोर्स के 2 और विमान ऑक्सीजन जनरेटर्स लेकर फ्रांस से हिंडन एयरबेस पहुंचे। देश के अंदर भी एयरफोर्स के विमान लगातार राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के सिरसा में रोडवेज बसों को एम्बुलेंस की शक्ल दी जा रही है। एक बस में 4 मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था होगी। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कोविड मरीजों की जरूरत के दूसरे उपकरण भी शामिल होंगे। फिलहाल 4 बसों में 16 मरीजों को लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। पहली ऐसी बस बनकर तैयार भी हो चुकी है। बिहार के वैशाली में एक डॉक्टर ने मिसाल पेश की है। यहाँ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मनोरंजन सिंह स्थानीय ग्राम प्रधान के साथ मिलकर शव को कंधे पर रखकर गंगा घाट तक ले गए। इससे पहले कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों और गांव के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे और मौके पर एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं था। इसके बाद डॉक्टर मनोरंजन सिंह और प्रधान मुकेश सिंह अस्पताल के 2 कर्मियों की मदद से शव को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान भी गाइडलाइंस की अनदेखी की गई। ये तस्वीरें सेवराई तहसील के बाजार की हैं। यहाँ पर रोज की तरह दुकानें खुल रही हैं और लोग भीड़ लगाकर सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। खरीदारों में महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ऐसी हालत सिर्फ इस बाजार में नहीं बल्कि जिला मुख्यालय सहित तमाम बाजारों में दिख रही है। रेलवे इन दिनों देश भर में ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी है। इसी क्रम में रेलवे ने अब तक की सबसे भारी भरकम ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये ट्रेन 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ गुजरात के हापा से दिल्ली के लिए रवाना हुई। अब तक किसी और ट्रेन में एक साथ इतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ढोई गई थी।
वैक्सीन पर लगने वाली जीएसटी पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दलों ने जीएसटी हटाने की मांग की है, तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5% की मामूली जीएसटी घरेलू वैक्सीन उत्पादकों और लोगों के हित में है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि अगर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दी जाए तो आखिरकार नुकसान लोगों का ही होगा। गुजरात के वडोदरा में एक युवा ग्रुप ने अनोखी सामाजिक सेवा शुरू की है। वडोदरा यूथ फेडरेशन नाम के इस ग्रुप के सदस्य शहर के बुजुर्ग लोगों को अपनी गाड़ी में उनके घर से कोरोना का टीका लगवाने ले जाते हैं और फिर वापस उनके घर तक छोड़ जाते हैं। इससे ऐसे उम्रदराज लोगों को लाभ हो रहा है जो अकेले रहते हैं और टीका केंद्रों पर जाना जिनके लिए मुश्किल है। आज दोपहर 12 बजे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज ममता कैबिनेट का विस्तार भी होगा। आज क्यों होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज दोपहर 12 बजे राज्यपाल जगदीश मुखी गुवाहाटी में असम कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। असम में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे और पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक दोपहर 3 बजे नवादा में होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता आज चुने गए बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। बीजेपी राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है, जिसमें टीएमसी ने संसदीय समिति की बैठकें वर्चुअल तरीके से कराने की गुजारिश की है। टीएमसी के मुताबिक ऐसा करने से कोरोना महामारी के बीच जनहित के मुद्दे उठाए जा सकेंगे। पार्टी के मुताबिक इस मुद्दे पर टीएमसी का ये तीसरा पत्र है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक आयोजित करने का ऐलान किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए सबक लेने की नसीहत दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रविवार को अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए उन्होंने सभी से लगातार लोगों के बीच रहकर सहायता पहुंचाने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने और दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। मुंबई में 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जब्त यूरेनियम मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। एनआईए के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने 5 मई की रात जिगर जगेश पंड्या और अबू ताहिर अफजल चौधरी को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 7 किलो यूरेनियम जब्त किया था। ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी रविवार को एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे में उनके चेहरे पर व पैर में हल्की चोट आई है। दुर्घटना में पीए, पीएसओ और ड्राइवर को भी हल्की चोट लगी है। नीलगिरी मेडिकल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बालेश्वर रेफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 70 साल से पिछले इलाके में सड़क निर्माण किसी वरदान से कम नहीं है। रोड बनने की वजह से अब बीमार लोगों की जान नहीं जाएगी। इसके अलावा सड़क बनने से लोकल लोगों को रोजगार मिला है और इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ी है। तबीयत बिगड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया में लिखने पर कहां विधायक ने अभद्रता कर दी और बैन के बावजूद कहां पर निकाला गया प्रधान बीडीसी ने विजय जुलूस। राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल भेजा गया है। दोनों कोरोना संक्रमित हैं और तबीयत बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया गया। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही है। शुरुआती जांच में आजम में कोरोना का मॉडरेट इन्फेक्शन पाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शख्स को कोरोना महामारी से मौतों को लेकर सोशल मीडिया पर लिखना भारी पड़ गया। शख्स का आरोप है कि उसका लिखना बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इसे लेकर उसके साथ गाली गलौज की, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। TV9 भारतवर्ष इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी पार्षद को 20 सड़क कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले में बीजेपी पार्षद समेत 4 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में जारी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद एक नवनिर्वाचित प्रधान और बीडीसी ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयीं। आरोपियों ने सैकड़ों समर्थकों के साथ खुली जीप के बोनट पर बैठकर कार बाइक रैली निकाली। दिल्ली से कानपुर जा रही एक प्राइवेट बस नोएडा में फिल्म सिटी के पास बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 70 की संख्या में यात्री सवार थे। हादसे में किसी भी शख्स की जान नहीं गई है। असम के कार्बी आंगलोंग में पुलिस ने 3 संदिग्ध राइनो शिकारियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, टॉर्च, बैग्स और अन्य सामान भी बरामद किया है। यूपी के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कोरोना से हुई थाईलैंड की युवती की मौत केस की जांच के लिए डीसीपी पूर्व की अगुवाई में एक टीम का गठन किया है। पुलिस का कहना है कि जांच टीम ने इस मामले से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले थाईलैंड की युवती के कथित गाइड सलमान से पूछताछ की है। तमिलनाडु के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री के कब्जे से 451 ग्राम सोना जब्त किया गया है। सोने की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चेन्नई एयर कस्टम ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और कस्टम एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली एनसीआर में रविवार दोपहर के बाद मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला। इससे दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं नोएडा में कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे। हवा के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।